जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं संघवाद ए नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने सत्ता की साझेदारी कंप्लीट किया था। इसमें हम संघवाद देखने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करेंगे तो आपको बता दें, जो पिछला अध्याय हमारा सत्ता की साझेदारी था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से सत्ता का बंटवारा हुआ है। यानी आज के लोकतंत्र में अगर सत्ता की साझेदारी की बात की जाए तो एक तरीके से आम बात है, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि इसके बारे में सरकार में मतलब किस तरीके से बंटवारा होता है, इन सभी बातों पे चर्चा की जाती है। ये चीज़ें अब आम बात हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप देखेंगे कि ये चीज़ें अब पढ़ने वाले हैं संघवाद। संघवाद में हम क्या क्या देखेंगे तो संघीय ढांचे से क्या क्या मजबूती आती है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हमें इस चैप्टर में करना है। बात की जाएगी कि आखिर संघवाद होता क्या है। तो हम जानते हैं जो बेल्जियम था और श्रीलंका था, इनके बीच में क्या अंतर थे। हमने उसके बारे में पढ़ा कि बेल्जियम का संविधान जो था उसमें कुछ प्रमुख बदलाव किए गए थे, जिसमें केंद्र की सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी, फिर इसमें राज्य की सरकार को शक्तियाँ दी गई थी, किस तरीके से इनके बीच में बंटवारा हुआ था, इन सभी बातों पे हमने चर्चा किया था। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि एक एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, एक संघीय शासन व्यवस्था होती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति को अधिकतर वहाँ पे जो है उसको अधिकार दे दिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन जो संघीय होती है तो इसमें दो सरकारें या दो से अधिक सरकार होती हैं, दो से अधिक या दो सरकार, दो या दो से अधिक सरकार जो होती है उनका जो है एक तरीके से उनके बीच में जो विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है, उसी को हम नाम देते हैं संघीय सरकार। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं इसकी हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक ना। ये चीज़ें हमको ध्यान देना है। अब सबसे पहले इसमें हम आप लोगों को बता दें, जितने भी विचार हैं, ठीक ना, जितने विचारों की चर्चा की जाती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें। तो पहली इसमें देखिए ये विशेषता है कि अलग अलग स्तर की सरकार जो होती है वो एक ही नागरिक के समूह पर शासन करती है। यानी उनका जो एक तरीके का उद्देश्य एक ही रहता है, लेकिन केवल उनका उद्देश्य एक ही रहता है, केवल उनके शासन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसमें बंटवारा हो सकता है। जैसे वो कानून बनाने में, कर वसूलने में, प्रशासन में अपना अधिकार क्षेत्र उनका अलग अलग होता है, लेकिन एक तरीके से उनका एक ही उद्देश्य है कि नागरिक समूह पर शासन करना, और किस तरीके से, एक अच्छे तरीके से उनके ऊपर शासन करना। दूसरी बात है कि विभिन्न स्तरों की सरकार जो होती हैं वो क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व को गारंटी के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान के मौलिक प्रावधान किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यानी कि ना तो केंद्र की और ना ही राज्य की। ये केवल एक ही व्यक्ति इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता, बल्कि दोनों स्तर की सरकारों के बीच में सहमति होनी चाहिए, तभी जाके उसे बदला जा सकता है। इसके आगे की क्या बात है तो आगे इसमें बताया जा रहा है कि जो अदालत होती है, ठीक ना, यानी जो अदालत है वो संविधान में विभिन्न स्तर के सरकार के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार रखता है, और विभिन्न स्तर के सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट निर्णायक की भूमिका पे रहता है, जो कहेगा वही बात सर्वोच्च मानी जाती है। फिर इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो राजस्व यानी कर वसूलने का स्रोत होता है वो राज्य स्तर के और केंद्र शासित जो मतलब केंद्र की सरकार रहती है दोनों पे रहता है, वो अलग अलग बातें हैं। फिर इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था को दोहरे उद्देश्य के लिए चलाया जाता है। पहला कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और दूसरा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, जो एक तरीके से उनके बीच में विविधता है उसका सम्मान करना। यही कारण है संघीय शासन व्यवस्था को एक तरीके से कायम करने का। ये पहली बात थी किसके बारे में कि आखिर संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। ये भारत की संघीय शासन व्यवस्था की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सभी संघीय शासन व्यवस्था की बात हम एक में मिला के कर रहे हैं।
अब आपको बता दें कि यह चीज़ जो है ऐसा एक केवल एक ही जगह की नहीं है, पूरे विश्व की लगभग जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसी की चर्चा की गई है। अब आपको बता देते हैं कि इसमें जो है क्या करते हैं कि एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, यानी कि जो भी सरकार है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इनके बीच में एक तरीके का भरोसा होना चाहिए, ठीक ना, इनके मध्य में। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हम देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था में तो केंद्र और जितने राज्य हैं इनके बीच में सत्ता का बंटवारा होता है और अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो दो तरीका है। ये दो तरीके कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए दो तरीकों में जो पहला तरीका होता है, ये दो या दो से अधिक, ठीक ना, ये दो या दो से अधिक जो राष्ट्र होते हैं, जो देश होते हैं, इनके बीच में, दोनों के बीच में एक संप्रभुता के साथ यह लागू किया जाता है। दोनों अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं। इसमें हम जानेंगे, जैसे कुछ उदाहरण है, छोटे राज्य, छोटे जो मतलब कि अगर रहें तो उसमें अपनाया जा सकता है, जहाँ जनसंख्या वगैरह कम रहे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी होता है, और दूसरे तरीके में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे तरीके में हम कहते हैं कि इसमें बड़े देश आते हैं, ठीक ना, यानी जितने भी बड़े देश रहेंगे उनको रखा जाता है। पहला एक छोटे देश की बात कर लेते हैं, एक फिर बड़े देश की। बड़े देशों में इनको रखा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में, एक मिनट ठीक है, इसमें केंद्र रहता है और केंद्र और राज्यों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, केंद्र है और राज्य है, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा कर देते हैं, तो इसमें कई सूचियां रहती हैं, ठीक ना, कई सूचियां, जैसे इसमें कौन कौन से देश हो सकते हैं, तो इसमें भारत, बेल्जियम, ऐसे कई देश हैं जहाँ पे जो है ऐसा नियम अपनाया जा सकता है। लेकिन ये देखिए कि इसमें बेल्जियम भी आ गया है, एक छोटा सा देश, फिर भी जो है इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा उदाहरण हम पीछे अभी देख चुके हैं। तो इसमें जो है इसको भी रखा जाता है। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी सूची आती है, जैसे भारत की संघीय व्यवस्था क्या है, मिला जुला कर हम बात करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो भारत की संघीय व्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारत की संघीय व्यवस्था में 3 सूचियों की बात की जाती है। 3 सूचियां कौन कौन सी? तो आखिर जो है क्या रीजन है भारत में संघीय व्यवस्था लाने का, कैसा होता है भारत का संघीय व्यवस्था? तो हमें ये पता है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे जो छोटे से देश थे, वहाँ पर विविधता को संभालना एक मुश्किल, जब इतना मुश्किल आ गया इतने छोटे देश में, आप सोचिए जो भारत जैसा ऐसा विशाल देश, ठीक ना, यानी भारत इतना विशाल देश, वहाँ पर यह काम करना कितना मुश्किल होगा कि जहाँ पे बहुत सी भाषाएं हैं। आप जानते हैं कि 22 भाषाओं को तो अधिकार मिल चुका है, बहुत सारे धर्म हैं, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र पे रहने वाले लोग हैं। तो इस स्थान पर सत्ता की साझेदारी का क्या व्यवस्था होना चाहिए, इस कारण से यहाँ पे संघीय व्यवस्था लागू की जाती है। हम जानते हैं कि जब से हमारा संविधान शुरू हुआ है, ठीक ना, यानी जिस समय से 1947 से अगर हम बात करें तो 1947 से जो है हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में ये संविधान लागू हुआ, तब से अगर हम लोग चर्चा करें, जाने तो जितने भी स्वतंत्र राजा उस समय थे ना भारत के, वो सभी गायब हो गए, विलीन हो गए, और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, और इसमें संघ शब्द ऐसे नहीं आया है, ये संघ शब्द जो आता है, संघ शब्द संघीय व्यवस्था से ही आया है। तो जो हमारे आर्टिकल नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ है, ऐसी चर्चा की गई है, तो वो आया कहाँ से है? वो आया यहीं से है कि संघीय व्यवस्था हमारे देश में है, इस कारण से हम इसे कहते हैं कि यह भारत एक राज्यों का संघ है। इसी बात पर इसका जिक्र किया गया है। अब हम बात करें तो जितने भी हमारे संविधान में प्रावधान लागू होते हैं, इसमें जो है आप देखेंगे मौलिक रूप से 2 तरह की व्यवस्था, ठीक ना, हमारे संघीय व्यवस्था में 2 तरह की सरकार है। एक है संघ की सरकार, ठीक ना, यानी कि एक जो है यहाँ पे हमारे यहाँ संघ की सरकार रहती है, जिसे केंद्र की सरकार हम कह सकते हैं, ठीक, संघ की सरकार। और दूसरी जो रहती है उसे हम लोग नाम देते हैं राज्य की सरकार।
ठीक, तो संघ और राज्य की सरकार, ये दो सरकारें हैं हमारे पास। अब हम जानते हैं कि जो केंद्र की सरकार है यानी कि संघ की सरकार है, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, यानी पूरे देश का इसके ऊपर अधिकार रहता है, पूरे देश का देखभाल करती है। बाद में हम देखेंगे कि इसमें पंचायत, राज्य व्यवस्था ये सभी जोड़ दिए जाते हैं। तो संघीय सरकार के तीसरे स्तर की जो है सरकार हम मान सकते हैं। अगर इसी में हम पंचायत भी जोड़ दें तो हम कहेंगे कि ये तीसरे स्तर की सरकार है, ठीक ना, जिसमें पंचायत को भी जोड़ दिया जाए। अभी संघ के साथ राज्य की सरकार, राज्य सरकार के साथ अगर पंचायत को जोड़ दें, नगर पालिका को जोड़ दें, तो ये तीसरे स्तर की मानी जाएगी। ये फर्स्ट हम कहेंगे, सेकंड और ये थर्ड। अब अगर हम बात करें कि किसी भी संघीय व्यवस्था में हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्तर की संघीय व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। इन तीनों में 3 सूचियाँ भी होती हैं, इनके बीच में 3 सूचियाँ होती हैं। और कौन कौन सी हैं वो 3 सूचियाँ? तो पहली है संघ सूची, जी हाँ, पहली है संघ सूची, जो क्या क्या कार्य करती है? तो रक्षा का कार्य करेगी, विदेशी मामले देखेगी, बैंकिंग देखेगी, संचार और मुद्रा। ऐसे राष्ट्रीय महत्व के जितने विषय हैं, इन सभी विषय पर देश के लिए इन मामले में एक ही तरह की नीति की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से इन विषयों को संघ की सूची में रखा जाता है। संघ की सूची में जितने भी विषय बनाए गए हैं, जितने भी विषय के बारे में बताया गया है, एक कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र की सरकार के पास होता है। यानी इन विषयों से जुड़े हुए किसी भी विषय पर यदि कोई कानून बनाना है तो उसे सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है, पहली बात। दूसरी होती है राज्य सूची, और राज्य सूची में पुलिस को भी रखा जा सकता है, व्यापार, वाणिज्यिक भी व्यापार में आएगा, कृषि और सिंचाई जैसे कुछ प्रांतीय या स्थानीय महत्व के विषय हैं। एक किसी एक प्रांत अथवा किसी एक स्थान के विषय हैं, इस कारण से हम इन्हें राज्य सूची में रख सकते हैं और इन पे सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो इसे हम कहेंगे राज्य सूची के विषय हैं। अब बात करें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, ठीक ना, इसमें हम शिक्षा को रख सकते हैं समवर्ती सूची में। इसी में हम देखेंगे समवर्ती सूची में शिक्षा के साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें जो है वन आ गया, मजदूर संघ हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, ऐसे कुछ उत्तराधिकारी जैसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के साझे से चलते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं समवर्ती सूची। इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। तो इसे हम कहेंगे एक तरीके से यह समवर्ती सूची होती है। ये राज्य और संघ दोनों यहाँ पे कानून बना सकते हैं, तो इस कारण से इसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई बार क्या होता है कि दोनों कानून टकराव हो जाते हैं, यानी कि दोनों लोग अगर कानून बनाएंगे तो एक बार क्या हो सकता है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल हमारे सामने आएंगे, हम सोचेंगे कि जैसे मान के चलिए ठीक है, ये सभी ठीक है। अब मान के चलिए एक होता है कंप्यूटर, ठीक ना। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, ऐसे विषय पर किसके अधिकार रहेंगे? क्योंकि संविधान बनने के बाद आए हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया है, कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए विषय। अब इन्हें मान के चलिए कि बाद में जब जोड़ा है तो इन्हें बाकी जितने भी बचे हुए विषय हैं, जितने भी, उनको अपशिष्ट सूची में रखा जाता है, यानी खाली सूची बनाई गई है, उस अपशिष्ट सूची में उन्हें जोड़ दिया जाता है कि जो बाद में आएंगे उन सभी को अपशिष्ट सूची में हम रखेंगे। तो यहाँ पे कई प्रकार की सूची आ जाती है। अब देखिए मान के चलिए कि बाद में क्या होता है कि भारतीय संघ के बारे में जितने भी राज्य हैं सबको बराबर का अधिकार है, ठीक ना, सभी स्टेट को बराबर का अधिकार मिला है। लेकिन इसी में से कुछ स्टेट हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक ना, असम और नागालैंड, ठीक ना, असम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं जिनको हम जानते हैं कि सूची में हमारे
वहाँ पे 5वीं सूची SC/ST और 6वीं सूची है स्टेट, विशेष स्टेट के लिए। यहाँ पे कुछ विशेष राज्य हैं जिनको जो है छूट दी जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 4 राज्य आते हैं। पहला असम आता है, फिर नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जिनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो किसके तहत ये मिला है? विशेष राज्यों का दर्जा इन्हें किसके कारण मिला है? तो परिस्थितियों के कारण इन्हें जो है संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं ये राज्य। जितने भी 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों में 371 अनुच्छेद के तहत इन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं कि सरकारी सेवाओं में इनका सभी राज्यों से अधिक अधिकार होगा। ये चीज़ जो है इसमें बताया गया है, क्योंकि ये पिछड़े स्टेट थे, पिछड़े राज्य थे, इस कारण से इन्हें ऐसी बातें बताई गई, इनके लिए ऐसे अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ हमारे पास यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, ठीक ना। ये चंडीगढ़ कह सकते हैं, ठीक ना। तो चंडीगढ़ और फिर लक्षद्वीप, फिर इसी में बात करें हम लोग तो इसी में आ जाती है दिल्ली, ठीक। दिल्ली, इन्हें केंद्र शासित क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है? इस पे केंद्र की सरकार होती है, इसी कारण से हम इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी राज्य का अधिकार नहीं होता। इन इलाकों में जो शासन करने की पद्धति है, जो शासन करने का काम करते हैं, वो केंद्र की सरकार करती है। इसी कारण से हम इसे कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से किसी राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, इस कारण से इसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। दूसरी बात यह है कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का जो भी बंटवारा होता है, ठीक ना, यानी जितना भी बंटवारा है, एक बुनियादी बात है कि मतलब एक सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अकेले संसद इस व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि संसद यदि चाहे कि इस व्यवस्था में हम अकेले कुछ बदलाव कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकती। संसद को कोई भी बदलाव करने के लिए 2 सदन के लोगों से बहुमत लेना पड़ता है, ठीक ना। 2 सदन से, यानी कि अगर जो है वहाँ पे 2/3 लोग, ठीक ना, 2/3 लोग अगर मंजूरी देते हैं, बहुमत में रहते हैं, तभी किसी नियम कानून को बदल सकते हैं या फिर उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो संवैधानिक रूप से यही कार्य होता है। अब आपको बता दें, सरकार को हमने बताया था 3 तरीके की थी। 3 तरीके में हमने उसमें बात किया था विधायिका की। विधायिका के बाद हमने उसमें देखा था एक तरीके से कार्यपालिका, ठीक ना, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका के साथ साथ हम देखे थे न्यायपालिका। तो 3 बातें थी, तो जिनका अलग अलग कार्य था। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए आपके पास कुछ न्यायालय हैं, जैसे उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये राज्य सरकार के लिए है, एक केंद्र सरकार के लिए है। ऐसे हाई कोर्ट कई हैं, यानी जितने स्टेट रहते हैं सबके हो सकते हैं, 2 स्टेट का एक भी हो सकता है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च जो न्यायालय है, वह केवल एक ही है, जो सरकार के लिए जिम्मेदार होता है। कोई भी घटना घटने पर वही वहां पर निर्णय लेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय ले लेता है, उसके बाद वही सर्वोच्च माना जाता है, उसी की बात सभी को मानना पड़ता है। ये बात जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। अब हम बात करें कि कुछ खबर ऐसी भी होती है जो केवल केंद्र सरकार से जुड़ी होती है। जैसे कुछ खबरें जो है, अगर उसमें हम देखें तो केवल केंद्र सरकार से जुड़ी हुई रहती है, कुछ ऐसी खबरें होती हैं। या फिर कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो केवल राज्य सरकार से जुड़ी रहती हैं, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। फिर कुछ खबरें ऐसी भी रहती हैं जो केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ी होती हैं।
तो जिन्हें हम समवर्ती सूची जैसी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन हम बात करें कि आखिर ये चीज़ें जो हमें देखने को मिली है कि ये संघीय व्यवस्था चलती कैसी है। तो संघीय व्यवस्था पे हम लोग अगर बात करें तो भारत में संघीय व्यवस्था जब से जो है यहाँ पे शुरू हुई है, ये संवैधानिक प्रावधानों का ये एक तरीके का उसमें जो भारतीय सफलता का जो मुख्य श्रेय अगर जाएगा इसकी तो ये लोकतांत्रिक नीति के कारण ही हो सकता है। यानी कि लोकतांत्रिक नीति के कारण ही यह संभव हो सकता है। अब हम लोग कुछ मैप देखेंगे, ठीक ना। कुछ मैप में क्या क्या देखेंगे, फिर हो सकता है इसको दो पार्टों में, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये चैप्टर था तो इसमें दो पार्ट में भी हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे एक तरीके से पहले मैपिंग के बारे में। तो आइए आपको हम थोड़ा सा मैप दिखाते हैं। पहले इसमें दो मैप इस चैप्टर में दिए गए हैं, उन मैप को हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर संघवाद, इसमें ये सभी बातें हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब मैप की बात कर लेते हैं। और मैप में हम देखते हैं कि ये जो मैप है हमारे सामने, यहाँ पे संघीय राजनीति व्यवस्था की चर्चा हो रही है। और इसमें जर्मनी, ठीक ना, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको दिखाना जरूरी है मैपिंग के लिए भी आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ कुछ स्थान है जिनको आप देख भी लेंगे इसी समय। तो थोड़े से इसकी कलर को हम चेंज कर देते हैं 1 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो कलर चेंज कर देते हैं इसका, आइए देखते हैं। तो पहला इसमें देखिए कुछ स्थान है जिनको ध्यान दीजिएगा। ये है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, प्रशांत महासागर, माइक्रोनेशिया है, अर्जेंटीना, और फिर इधर ब्राज़ील, वेनेजुएला, सेंट किट्स और एक नेवियम है। फिर इसके बाद जर्मनी है, इधर रूस है, बेल्जियम है, यही है बेल्जियम जी, इसको ध्यान से देखिए। ये बेल्जियम है, बेल्जियम, ये छोटा सा स्थान बेल्जियम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे सत्ता की साझेदारी नामक चैप्टर में। तो यही बेल्जियम है, एक छोटा सा स्थान है, ठीक ना, एक छोटा सा यूरोप का देश है, उसी की चर्चा की गई है। आगे हम लोग बात करेंगे अगर इसमें, तो इसमें हम देखेंगे स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया, जी हाँ ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। फिर बात करें आगे तो यहाँ पे पाकिस्तान, और ये है आपका, ठीक ना, ये बोस्निया है, और इधर नाइजीरिया है, ये इथोपिया है, ये सभी अफ्रीका के हैं देश। फिर इसमें हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमीरात है, फिर इसी में कोमोरोस है, हिंद महासागर है, मलेशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। ये कुछ स्थान हैं, एक क्यों दिखाया गया है, क्या चीज़ है, तो इसमें आपको बता दें जितने अभी स्थान दिखाए गए हैं रेड कलर में, ये सभी वही स्थान हैं जहाँ पर संघीय व्यवस्था लागू है। यानी टोटल 193 देश हैं, और उन 193 देशों में से 25 ऐसे देश हैं जिनमें संघीय व्यवस्था लागू है, बाकी जगहों पर संघीय व्यवस्था लागू नहीं है। तो और इसी में दुनिया की 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी सबसे ज़्यादा जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो संघीय व्यवस्था जैसी प्रणाली में ही निवास करते हैं। आगे बढ़ जाते